नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब मीडिया से रूबरू होने की बजाय सीधा एएनआई से मुखातिब हुए हैं और उसमें उन्होंने जिस तरह की बात की है उसमें सबसे अहम जिस तरफ इशारा किया है, संकेत किया है, ध्रुवीकरण की जिस राजनीति को बीजेपी और खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि मुसलमान को लेकर जो हो रही राजनीति और जो उनके नाम पर लगातार पिछले कई सालों और दशकों से तुष्टीकरण की जो राजनीति करते थे, वोट बैंक के आधार पर जो मुसलमानों को खुश करने का प्रयास करते थे, वो खतरे में है। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को हम किसी भी धर्म या जाति में नहीं बांटें, लेकिन कभी कभी जब राज्य के मुख्यमंत्री सीधे सीधे इस तरह से इशारा संकेत करते हैं, तो समय की जरूरत के मुताबिक हमें भी हमारी जनता से और हमारे दर्शकों के साथ इस बात को साझा करना पड़ता है कि दरअसल मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है। हमारे साथ अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी पार्टी, मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो पार्टी का सोच है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः सत्य कहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर मुस्लिम सर्वाधिक सुरक्षित है और इसके तमाम आंकड़े गवाही देते हैं। असुरक्षा का वातावरण बना करके जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, निश्चित ही वो इस बात से सशंकित है जब गरीब कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिमों को बढ़ चढ़ करके लाभ मिल रहा है, बिना पक्षपात के लाभ मिल रहा है और बिना किसी सिफारिश के लाभ मिल रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी अवसर हैं वो सब अवसर समान रूप से मुस्लिमों को भी उपलब्ध हैं और एक गंगा जमनी तहजीब के तहत इस देश में और उत्तर प्रदेश में आम मुस्लिम जी रहा है और उसके जीवन यापन के जितने भी साधन हैं वो योगी सरकार ने दिए हैं और इसीलिए खुशहाली और तरक्की का रास्ता निकल पड़ा है। आम मुस्लिम इस बात की चर्चा करते हैं कि मुझको आवास मिला है, मुझको शौचालय मिला है, मुझको फ्री में राशन मिल रहा है, मुझको आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है, मुझको किसान सम्मान निधि का कार्ड मिल रहा है और न्याय भी समान रूप से मिल रहा है। परंतु जो लोग मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों, उनके पेट में दर्द हुआ है जब से लगातार मोदी और योगी सरकार, चाहे वो उड़ान योजना के माध्यम से हो, चाहे उस्ताद योजना के माध्यम से हो, चाहे शैक्षिक सशक्तिकरण के माध्यम से हो, चाहे आर्थिक स्वावलंबन का विषय हो, चाहे कौशल विकास का काम हो, या उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके सकल संपन्न होने की बात हो, तो सभी मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिलों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आतंकी घटनाओं में विस्फोट होता था, आगजनी होती थी, तो अब वो पूरी तरह से बंद है और एक कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश के अंदर जी जी अवधेश जी, देश का 2027 ग्रोथ इंजन बन गया है। ठीक है अवधेश जी। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने क्या कुछ कहा है? उत्तरकाल में जो सवाल इस वक्त हमारे सामने है, मुस्लिम को लेकर सीएम योगी ने क्यों कहा कि मुस्लिम खतरे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति खतरे में है? क्यों इस बात को लेकर 2027 में विधानसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान किस तरफ जाएंगे, ये सवाल है। किस तरफ का मतलब, इस वक्त क्या जो कांग्रेस पार्टी बीएसपी एक रास्ता, एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने लिए जमीन तलाश रही है, उस बीच में योगी आदित्यनाथ के इस संदेश का क्या मायने है? योगी ने क्यों कुछ कहा है, सुनते हैं पहले योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा नहीं थी।
योगी आदित्यनाथ को सुना हमने, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ उसके मायने। हमारे साथ मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, मनोज जी रुके हुए हैं, तो उनसे मनोज जी, साफ साफ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, कोई दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट क्लियर कॉन्सेप्ट है उनका। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर वो साफ साफ कहते हैं मीना जी, तो मैं भी बहुत ही साफ साफ कहता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से भी ज्यादा स्ट्रेट हूँ। मेरे ख्याल से उतना सीधी तो स्केल नहीं होती जितना सीधा मैं बोल देता हूँ। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को बचाने के लिए कह रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली वाले उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। वो पता नहीं कौन से साबुन से हाथ धो के पड़े, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना है कि अभी हाल फिलहाल एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि मैं योगी हूं, मुझे किसी की विरासत नहीं संभालना है, अगर मैं यहां से हटूंगा तो सीधा गोरखपुर मट जाऊंगा। ये मेरा बयान नहीं है, उनका बयान है, एक निजी एक चैनल पे उन्होंने बयान में कहा था। तो जो कुछ वो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को गर्म कर रहे हैं। गर्म किस लिए कर रहे हैं? बीजेपी ने हमेशा दो नेताओं को पसंद किया है, एक बड़ा कूल और एक थोड़ा सा ऐसा हार्ड हिंदू बॉय होना चाहिए जो बड़े सख्त लहजे से चीजें कह सके और उसको जनता के बीच में इंप्लीमेंट करा सके। जो बातें उन्होंने कही है, सुरक्षा का दृष्टिकोण कोई हिंदू नहीं सुरक्षा करता है, मुसलमान सुरक्षा इस देश की नहीं करता है। इस देश की सुरक्षा हर व्यक्ति की हमारा संवैधानिक ढांचा करता है। हमारे ढांचे में सबको सुरक्षा का अधिकार है। किसी प्रिविलेज किसी को नहीं है कि मैं यादव हूं तो मुझे ज्यादा प्रिविलेज है कि मुझे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ये हमारे साथी हैं पांडे जी को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर अधिकार है और सबकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। ये इतना घटिया बयान है जिसकी मैं आलोचना भी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए नहीं करना चाहूंगा मीना जी, क्योंकि एक शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों से कोसों दूर रहना चाहिए। उनको राइट ही नहीं है इस बात कहने का कि हिंदू और मुसलमान, सिख और पारसी, बुद्ध और जैन, ये राइट ही नहीं है किसी चीफ मिनिस्टर को बोलने का, नेताओं को भी बोलने का नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कही जा रही बातें, और आज आप एक घटना घटित हुई है उसके बारे में बता दूं, आपने उसका विषय नहीं रखा है। हमारे सांसद हैं आदरणीय रामलाल जी सुमन, उच्च सदन के राज्यसभा के मेंबर हैं, कोई करनी सेना है, उन लोगों ने उनके घर पे अटैक कर दिया, उनके यहां तोड़फोड़ कर दी। तो मैं तो ये कहता हूं कि करनी सेना ने नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के 4% ठाकुरों ने 22% दलितों के यहां हमला किया है। ये बात मैं करनी सेना उत्तर प्रदेश की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं। 4% लोगों ने 22% दलितों के यहां हमला किया है और इसके परिणाम, इस चक्कर में बीजेपी ना रहे कि इसका उनको कोई पॉलिटिकल लाभ मिल जाएगा, बहुत लंबा नुकसान होगा। एक किसी सांसद ने सदन में कोई बात कही तो ये सदन की जिम्मेदारी है, राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी है, उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उन तथ्यों के आधार पे अगर उन सांसद ने कहा है सही गलत जो कुछ कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ प्रस्ताव लेके आए, उनके खिलाफ जो तथ्यपरक बात नहीं कही उस पर वो सवाल जवाब करें। लेकिन सदन कुछ नहीं बोलता है और बाहर लोग नंगा नाच कर रहे हैं। तो ये बात योगी आदित्यनाथ के प्रश्रय के आधार पर उत्तर प्रदेश में चल रही। जब उत्तर प्रदेश के संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है, उनको ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनको कम सुरक्षा मिलेगी, और समाजवादी पार्टी है, इतनी आक्रोश वाली बातें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जाति का एक संगठन है करनी सेना, वो तो निश्चित तौर पर उपद्रव करेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप जो कर रहे हैं वो इस प्रदेश के लिए घातक है, मत करिए। ने कल को किसी को ये सुन के नहीं अच्छा लगा राणा सांगा की बात को, इतिहास का एक पन्ना पलटा गया, तो आप तो रोज हमारे नेता को औरंगजेब की औलाद कहते हो। हमारा परसेंटेज बिहार में जान लीजिए 14.26% है बिहार में। उत्तर प्रदेश में कितना होगा ये आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अभी जिस दिन जाति गणना हो पता चल जाएगा, तो फिर यहाँ उत्तर प्रदेश वालों का क्या हाल होगा। ये बात क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं सोची है?
योगी आदित्यनाथ एक समुदाय के लोगों को औरंगजेब की औलाद कह देंगे और कोई कह देगा कि किसी ने गद्दारी की तो वो आके उन हमारे सांसद का घर फूंक देंगे, धमकी देंगे, डरवाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा, इतना याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी भी सुन ले और करणी सेना भी सुन ले। जी आलोक पांडे जी, करणी सेना को अभी तक, करणी सेना का जन्म जो है वो राजस्थान से हुआ, अभी तक तो राजस्थान में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता। समाजवादी पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है करणी सेना को। नहीं, मैं भी करणी सेना को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ 10-50 सरकिरे लोग हैं, अब उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उनके साथ कानून कार्रवाई करेगा। हम इसमें ओबीसी और जनरल और एससी की जरूरत क्या जरूरत है? राणा सांगा को तो कुछ भी कहने के लिए उन्हें भी सोचना चाहिए। किसी की भावनाएं सेंटीमेंट आहत होती है, गलत कोई रोमिला थापर कोई सच्ची इतिहासकार तो है नहीं। उन्हें जो एक तथ्य लिख दिया राणा सांगा उत्तरदायी थे, ये गलत फैक्ट है ऐतिहासिक तौर पर। गलत तथ्य जो है, जब राणा सांगा के बारे में हल्का पढ़ के, रोमिला ठाकुर जैसे नेताओं को पढ़ करके या लीडर्स को, वो राइटर्स को पढ़ करके राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर आप हमला करेंगे तो कुछ 10-20 सिर भर आ जाएंगे और जो आएंगे उनके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जिसका शासन है इस देश में, चाहे वो कोई मुसलमान हमला करे किसी के घर पर और चाहे कोई हिंदू हमला करे, उसका हमला भर्सना योग्य है। लेकिन हमारे राष्ट्र के जो हमारे नायक हैं, उन पर सदन के अंदर बैठ के सोचे हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारी बचत हो जाएगी। मैं जवाब तो जैसे एक इस्लाम पर कोई बात करने पर प्रोटेक्टेड नहीं है, वैसे सनातन पर आप हमारे नेताओं पर बयानबाजी करके आप खुद से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये कौन सी बात हुई? ना किसी मुसलमान धर्म पर, इस्लाम पर हमला होना चाहिए, न हमारे राष्ट्र नायकों पर हमला होना चाहिए, न सनातन पर हमला होना चाहिए। ये जो सदन को प्रोटेक्टेड स्थान मान करके हमारे राष्ट्र नायकों पर हमला करते, ये कौन सा चलन है? कौन सा चलन है? मैं करणी सेना को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसे सांसदों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा वक्तव्य न दे कि घर से निकलना उन्हें दुबारा हो जाए। आगे बात करिएगा। नहीं, आपने बात पर खूब करिया लिया, बच्चा बोलूंगा अभी मेरा सुना बोलने का, लगातार बोलते रहेंगे। आप हमारे आप जो औरंगजेब की उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो औरंगजेब राष्ट्रद्रोही था, औरंगजेब को पसंद देते हैं, वो लोग जो औरंगजेब को पसंद देते हैं, वो लोग पांडे सुनो सुन तो मैंने मेरी बात भी सुनो। पांडे सुनो, यादव औरंगजेब के रिश्तेदार कौन है? यादव औरंगजेब को अपना रिश्तेदार मत बना। हाँ, अपना रिश्तेदार मत बना उसे। भाजपा से हो क्या? पांडे जी, दोनों का ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज। मेरा आप दोनों से बहुत ही विनम्र निवेदन है, आप कृपया डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज, आप दोनों से निवेदन है। और पैनल में जो मेहमान है उनका पूरा नाम है, उसको सम्मान के साथ लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मनोज जी आप भी ध्यान रखिए और आलोक जी आप प्लीज। मैं जरूर जवाब दूंगा, मीना जी जवाब दूंगा इस बात का। आपने बड़ा अच्छा आईना दिखा दिया मुझे, अच्छा आईना दिखा दिया कि पैनल में जो भी सदस्य हैं उनका बड़े सम्मानित ढंग से बात कही जानी। बुरा लगता है ये बात मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैंने कहा पांडे जानबूझ के। हमको हमारे नेता को रोज औरंगजेब की औलाद कहा जाएगा, लिखा जाएगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा। हमने तो मैं मीना जी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मीना जी से बात कर रहा हूँ। अभी रुके रहिए, अपने टर्म में बोलिएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इतने बड़े नेता को आप रोजाना औरंगजेब की औलाद कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को औरंगजेब की औलाद कहा जाएगा? क्यों किस लिए कहा जाएगा? मीना जी, हमारा 14% से ज्यादा प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। कितनी हिम्मत है लोगों की कहने की? क्यों कहा जाएगा? हम बर्दाश्त कर लेंगे? तुम फॉरवर्ड हो तो तुम कुछ भी कह सकते हो, हम बैकवर्ड है तो हम कुछ भी सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। ये बात याद रखें, सत्ता चाहे जिसकी हो। और हमारे सुनने वाला नहीं है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। राणा सांगा को कहां से फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ गया? आपकी यही राजनीति आपको पतन की तरफ लेके जाएगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड सोते जागते, इससे आगे निकलेगी तो बीच नहीं निकलेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। अभी बुरा लग, अरे तुम
अरे मैं कहूँ तुमको उसे तो लगेगा, कोई पहली बार हो गया तुम मेरे क्या को शिवाजी महाराज पहली का बार हो तिलक राज्याभिषेक क्यों नहीं किया गया? तो क्यों नहीं उन्होंने किया? आपने पढ़ा आपने, चलिए बुक कोट करिए, बुक कोट करिए। लाखड़े का तो कुछ पता है, हाँ, शिवाजी महाराज का भी तिलक एक ब्राह्मण ने किया था। शिवाजी महाराज का तिलक भी एक ब्राह्मण ने किया था। अधूरी पढ़ाई पढ़ के आते हो, अधूरी पढ़ाई पढ़ के आते हो, अधूरी पढ़ाई पढ़ के आते हो, फिर क्या करो जब तुम्हारा नेता पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे हो, मूर्खों जैसी बात करते हो। अरे तुम या तो बिल्कुल सही ढंग से तुम, मैं राजकाज को अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा ना तुम्हारे नेता द्वारा, वो तुम्हारे द्वारा। आप मेरे राजकाज को अपमान नहीं कर सकते, आप मेरे रास्ते को अपमान नहीं कर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया, वो अपमान शिवाजी किया। महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मण ने करा था। शिवाजी राज्याभिषेक का अभिषेक ब्राह्मण ने किया था, बनारस के ब्राह्मण ने, बनारस के ब्राह्मण ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं झंझे की तुम पे कहता हूँ, तुमको कुछ आता तो है नहीं, अधूरी बातें बोलते हो। अफसोस की बात है कि पहली बात तो डिबेट की मर्यादा का पैनलिस्ट को खुद को ध्यान रखना चाहिए। डिबेट में जाना आपके सम्मान का सूचक है, लेकिन जब डिबेट में जाकर आप इस तरह के शब्दावली के साथ, इस तरह की भाषा के साथ, इस तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आता है कि आपकी सोच विचार क्या है। आप दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज प्लीज हम आपको बड़ी संख्या में जो लोग देखते हैं, कम से कम उनका सम्मान करिए और ऐसे जरूर बोलिए कि आपकी बात को दर्शक सुन पाए, और सिर्फ सुने नहीं, समझे भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत विनम्रता से भी कर सकते हैं इसी बात को। सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मेरा आप दोनों से निवेदन है, प्लीज डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए। अवधेश पांडे जी, निश्चित रूप से जिस तरह से डिबेट को कई चर्चाओं में, कई चैनल्स पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर, कई मीडिया हाउसेस में लेकर जाते हैं, हम वैसा नहीं करते। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हम सभ्य समाज के लोगों के बीच सभ्यता से जाएं और जो बात है उसको उसके मूल स्वरूप को समझें। है कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमान खतरे में नहीं है। मूल ये है जो उन्होंने कहा है कि मुसलमान के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति है, दरअसल खतरे में वो है। ये एक बात मुख्यमंत्री ने कही है राज्य के। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे पार्टी और सरकार को आगे बढ़ाना है। आप इस बात को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? कैसे आप देश के उन लोगों के बीच जाएं जो अभी तक आपसे दूर हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की कोशिश या मुख्यमंत्री का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़े। देखिए मीना जी, आजादी के बाद तमाम वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और अन्य लोगों की सरकारें रही, तो मुस्लिमों को केवल वोट बैंक समझा गया और इसलिए उनकी गरीबी नहीं सुधरी, उनकी शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा और आज तक वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। मोदी जी की जब देश में सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तो उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया, उनको विकास के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। परंतु जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग मनुष्यों को प्रतिशत में आंकते हैं, मनुष्यों को केवल वोट बैंक समझते हैं, अब उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव हुआ, जबरदस्ती समर्थन देने गए, इसके बावजूद भी बुरी तरह से हार गए। हरियाणा के चुनाव में जबरदस्ती सीट मांग रहे थे, नहीं दिया कांग्रेस ने, बुरी तरह से हार गए। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, 10 सीट में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, बुरी तरह से पराजित हो गए। तो अब समाजवादी पार्टी एक अपने कार्यालय में नया इतिहास लिख रही है और उस इतिहास में औरंगजेब महान है, उस इतिहास में राणा सांगा गद्दार है और उनकी बात को, उनके सांसद के बात को, रामजीलाल सुमन की बात को, रामू हाशमी ने जो औरंगजेब का महिमा मंडन किया, आक्रांताओं को जो चालीसा पड़ा, उस बात को अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आक्रांताओं का सहारा लेकर राजनीति करना चाहती है, देश के महापुरुषों का और नायकों का लगातार वो अपमान कर रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे बढ़ाया, वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने लगे। उसके बाद एक एक लोगों को, शफीकुर रहमान को आगे बढ़ाया, वो हिंदुओं को गाली देने लगे, सनातन धर्म का अपमान करने लगे। अब उन्होंने रामजीलाल सुमन को आगे बढ़ाया, राणा सांगा जिसकी वीरता की कहानियां पूरे देश में, राजस्थान से लेकर के पूरी दुनिया के कण कण में है,
जो लगातार 100 लड़ाइयां जीत चुका हो, जिसके छाती पर घाव हो, पीठ पर कोई घाव ना हो, लेकिन उसको घाव देने का काम किया रामजी लाल सुमन ने। 80 घाव खा करके राणा सांगा आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी आत्मा ने जब आप सुना होगा रामजी लाल का सुमन, तो वो आहत हुए होंगे कि किस प्रकार से भारत देश के लोग इस प्रकार से संसद में पहुंचने की बात सोचते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक झूठा नैरेटिव गढ़ती है। इतिहास मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लिखा जाने लगा है, इंडी गठबंधन का उस पर संरक्षण है। और नहीं तो इस देश का कौन नहीं जानता राणा सांगा की वीरता को। इस देश में लोग ये देश संविधान के आधार पर चलता है, कुछ लोग इस देश को शरीयत के आधार पर चलाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बिल्कुल सही कहा, स्पष्ट किया कि जो लोग वोट के ठेकेदार हैं, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हैं, किसने नहीं सुना कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की संज्ञा दी गई इसी देश के अंदर? किसने नहीं सुना कि लोगों ने कहा कि एक शब्द शक्ति है सनातन धर्म में, उसका हम समूल नाश कर देंगे? कौन नहीं जानता कि अयोध्या के अंदर निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई गई? कौन नहीं जानता कि आतंकवादियों ने जो लखनऊ और फैजाबाद और बनारस की कचहरियों में बम विस्फोट किए, उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया अखिलेश जी ने, और तत्कालीन डीजीपी बृजलाल और विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम किया? कौन नहीं जानता किस प्रकार से जंगल राज था उत्तर प्रदेश के अंदर? माफियाओं के आधार पर, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन लोगों के आधार पर शासन चलता था। तो अब जब देश में सुशासन, विकास, सेवा, सुरक्षा, गरीब कल्याण और कानून का राज स्थापित हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे धर्म के ठेकेदार हो, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि जिस प्रकार आम गरीब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीच पे चले गए, ट्रैवल कर रहे थे, शायद वापस जुड़ गए। नहीं, ऐसे लोग जो डिबेट पर आकर धमकी देते हो कि हम 14% हैं तो हम ये कर लेंगे, ठीक है, आपका सम्मान है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबका साथ सबका विकास का नारा इसलिए है, लेकिन डिबेट में धमकी देना तो मुझे नहीं लगता कि ये शोभा देता है। व्यक्ति संख्या के आधार पर नहीं, व्यक्ति के आधार पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सूरत में ये उचित नहीं है, और ये हमारे यहाँ कम से कम मनोज जी आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, प्लीज। मैंने आपसे निवेदन भी किया और अब मैं आपको चेतावनी भी दे रही हूँ। मनोज यादव जी, सवाल ये है कि राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और राजनेता उस राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। आप राजनीति करिए। एक बहुत उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल, एक जिसकी सत्ता रही है लंबे समय तक, आज अपोजिशन का बहुत बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी, आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप जो कुछ बोलते हैं वो आप अपना नहीं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप डिबेट में अपनी बातों को रखना और आगे बढ़ाएं मनोज यादव जी। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह भी है और आपके लिए बेहतर भी है। कोई भी चैनल हो चाहे समाज हो, अपने राजनेता को एक हद तक आक्रामक देखना पसंद करता है, लेकिन शब्दावली और भाषा की मर्यादा हमेशा अपेक्षित है। आज तक मुलायम सिंह को याद किया जाता है कि उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी, लेकिन कितना उसके लिए उन्हें पूरे समाज में उनकी छीछालेदर हुई। इसलिए प्लीज सवाल ये मनोज यादव जी कि मुख्यमंत्री 2 साल बाद होने वाले चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। आपकी पार्टी इस तैयारी में बहुत पहले से है। लोकसभा में निश्चित रूप से आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा में आप सत्ता में आए, ये आपकी हर संभव मुमकिन कोशिश होनी चाहिए एक राजनीतिक दल के रूप में, और मुख्यमंत्री की हर संभव कोशिश कि वो अपनी सत्ता को बचाएं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आज जो कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, उसने आपकी चिंता बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी चिंतित है उससे। देखिए, एक तो ये बात कि समाजवादी पार्टी, मैंने तो उदाहरण दिए हैं ना कि करणी सेना गई, हमलावर हो गई, हमारे सांसद के घर को घेर लिया। हमारे नेता को प्रतिदिन कहा जाता है तो हमारे लोगों ने कब हमला कर दिया, कहाँ हमला कर दिया, किस पे हमला कर दिया, कहाँ उद्दंडता कर दी? मैंने क्या उदाहरण दिया? उदाहरण भी नहीं दे सकता हूँ क्या? देखिए, मैं डरता वरता नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। मैं नहीं डरता किसी से, और इसलिए नहीं डरता कि अगर कोई ये कहने की कोशिश करेगा कि हम औरंगजेब और मुगलों से रिश्तेदारी है, तो साक्ष्य दो। मैं साक्ष्य मांग रहा हूं। और कौन मुगलों के नजदीक से? मैं नाम गिना रहा हूं। तोडरमल कौन थे? हमको बता दो, मुझे नहीं मालूम। तानसेन किस जाति से? मुझे बता दो, मैं नहीं जानता हूं। मान सिंह कौन थे? मुझे बता दो, मैं नहीं जानता हूं। कौन थे ये? किसके दरबार में काम करते थे? और कनेक्ट किससे करोगे? मनोज यादव, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव।
क्यों? ये कौन सा नैरेटिव सेट करेगी बीजेपी आरएसएस? अरे एक्सपोज कर देंगे। औरंगजेब में मिर्जा सवाई जयसिंह, क्या रिश्ता था उनका औरंगजेब से? ये बात जनता जानना चाहती है। और उनके कौन से पुरखे राजस्थान के जयपुर घराने के आज बीजेपी में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? इस पे सवाल होगा मीना जी। या तो बीजेपी ये राजनीति बंद करे इतिहास के पन्ने खोलने की, और अगर खोलेगी तो कोई अकेले रामलाल जी सुमन नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बात बीजेपी आरएसएस जान लें कि आप दूसरे राजनीतिक दल को रोज बनाओगे इस बात का कि हम औरंगजेब के बहुत खास हैं, वो है, और बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नहीं खोलोगे फायदा तुम्हारा है, तुम्हारा है। हमारा इतिहास नामदार है, हमको मालूम है। हमारे इतिहास में कोई दाग नहीं है, राजतंत्र नहीं था जिसको बचाने के लिए हम किसी के घुटनों के सामने गिर गए हों। इसलिए बीजेपी को बड़ी क्लियरली राजनीति करनी पड़ेगी। और ये मत सोचियो कि हम डर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारी सत्ता से। अरे हम शहीद हो जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। हमारे पुरखों ने ये सिखाया था कि देश की आजादी के लिए जान देनी पड़ती है। मनोज यादव दिया जी, जान। शायद आप एक बहुत छोटा सा सच आपको मालूम नहीं है। जो निडर होता है उसको कहने की जरूरत नहीं होती बार बार। अरे अपने आप को नहीं बार-बार मीना जी, साबित आप करने ये की कह जरूरत लो नहीं होती। ये भाजपा ही है। आप नहीं जानती इन भाजपा वालों को। मनोज जी एक बात यादव जान लीजिए। आप नहीं है, यादव जान लीजिए माफ करिएगा, आप यादव नहीं जान है, लीजिए। आप बैकवर्ड नहीं है मीना जी। आपको ये मनोज दर्द का जी, एहसास नहीं होता है। मनोज अरे जी, मैं हम तो हमारी नागरिक हूँ। कास्ट, मैं जातिवादी नहीं हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मनोज जी, मेरा मैं दर्द एक आपने नागरिक मेरी हूँ। दुखती रख पे दुखती। मैं एक नागरिक हूँ मनोज जी, मैं एक नागरिक हूँ हिंदुस्तान की, और मेरे पैनल में बैठे हुए सभी लोग नागरिक हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और दूसरी बात देखिए जो मैं आपको साफ कहूं, जानता हूं, अगर आप एक दलित घर से होती, आप एक पिछड़े घर से होती, तो आप मेरे दर्द को महसूस करती कि हम बलिदान भी देते हैं और बदनाम भी हम ही होते हैं। आप नहीं महसूस कर सकती है मीना जी, ऐसा ये नहीं हो हमें सकता महसूस मनोज जी, है। ऐसा नहीं है मनोज हमारे जी, पूर्वजों ऐसा ने नहीं कितना है। बलिदान दिया है देश के लिए, लेकिन ऐसा ये नहीं दो है। चार लोग बैठ के कहेंगे हम औरंगजेब के चाहने वाले हैं। रिश्तेदारी नहीं तुम्हारी, मनोज किसी के मनोज फूफा, जी, किसी के किसी भी दामाद, बात को किसी के किसी भी पता नहीं बात कौन को से रिश्ते में थे। जनरलाइज नहीं किया जा सकता मनोज जी, किसी भी बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। आपको पहले मैं ये समझना जनरलाइज कहता ही नहीं, मैं तो साक्ष्यों के आधार पे कहता हूं। क्या साक्ष्य क्या गलत है क्या? तो और गलत है तो मेरे मेरा पर मुकदमा करा दो, मुझे जेल भेज दो। मनोज जी एक बात आप मेरी मान लीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं मान कि सिंह का न्यूज 24 की चर्चा में कोई सार्थकता और कंटेंट होता है, तो आप मेरी बात मान लीजिए। आज के बाद ये कहना छोड़ दीजिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि निडर को कभी कहना नहीं पड़ता। निडर तो हमेशा निडर होता है। मैं आलोक पांडे जी में डराया जा रहा है। आप जी। यूपी में नहीं है ना, हजारों हम देश मकान में तो गिराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में। हम देश में तो है मनोज यादव जी, हम देश में हैं। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप इसका देश मतलब में उत्तर हैं प्रदेश लेकिन का उत्तर एहसास प्रदेश में नहीं है आप मीना जी। आइए नहीं यूपी, मनोज जी। आप नहीं मीना जी मेरा वो दर्द ऐसे ही समझ बोलते रहेंगे पाएंगी। लगातार, वो आप ऐसे ही बोलते समाजवादी रहेंगे और उनका विचारधारा तो से ये नहीं ऐसे ही ताल्लुक चलता है। रखती हैं। मनोज जी आपको ये समझना होगा कि हर हर संकट और हर कष्ट का समाधान होता है देर सवेर। जो कष्ट आपका है वो सदियों आपने, दशकों आपने जो झेला है, आपने का मतलब कुछ लोगों ने, ना तो यादव समाज के सब लोगों ने झेला, ना ही ब्राह्मण समाज के सब लोगों ने उन्नति की और प्रसाद चखा, ना ही यहाँ पर पांडे जी ने सारे दिन मलाई खाई। ऐसा नहीं है, आप प्लीज समझिए। सब लोगों को हर तरह का जो आचरण है वो सामना करना पड़ा है, देखना पड़ा है, झेलना पड़ा है। बीइंग ए वुमेन हम कितना बर्दाश्त करते हैं, मैं भी आपको यहाँ पर शुरू कर दूं कि आपको मालूम नहीं है क्या क्या कष्ट से गुजरना पड़ता है इस देश की महिलाओं को। क्या करेगा यादव दलित कष्ट को, उसको सामने उसके। लेकिन रोने से कष्ट पे समाधान नहीं होता है मनोज यादव जी। समाधान तथ्यों से होता है, समाधान प्रयासों से होता है, समाधान जनता को साथ लेने से होता है। आपने उसमें कामयाबी हासिल की है, आपने सत्ता हासिल की है। आपको सत्ता से बेदखल किया गया क्योंकि आप जनता के आंकड़ों पर खड़े नहीं उतरे उस तरह से, इसलिए आपको जनता ने बेदखल किया।
आप वापस जाइए जनता के दरबार में, वापस सत्ता में आइए और वो प्रयास करिए जो आपने झेले हैं। लेकिन आलोक पांडे जी, मुद्दा ये है, हमें व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। प्लीज आलोक जी, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, जी व्यक्तिगत मत होइए। आप यहाँ पर सिर्फ एक आलोक पांडे के रूप में नहीं है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है। आपकी नजर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाएं, अपेक्षाएं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों की सोच के आसपास जो जो कुछ बुनती है वो आपको रखना है। तो इसलिए आप मनोज यादव जी भी मत उलझिए कि वो क्या सोचते हैं, इंडिविजुअल वो कहते हैं, आप उनको मत रिप्लाई करिए। आप प्लीज समझिए कि आपका जॉनर बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ी ऑडियंस को जो है यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। मनोज पांडे, आलोक पांडे जी, सवाल ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का जो सबसे बड़ा किरदार इस वक्त दिख रहा है, दलित के बाद मुसलमान या दलित से पहले मुसलमान। नहीं, देखिए मुसलमान तो पिछले 75 साल से सबसे बड़ा जॉनर रहा, सबसे बड़ा वोट बैंक रहा। 2027 के संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ आलोक जी। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 75 साल से मुसलमान बहुत बड़ा वोट बैंक रहा और वो 2027 में भी सबसे बड़ा वोट बैंक रहेगा, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के लिए। उसके लिए एमवाई फैक्टर सबसे ताकतवर है, उसमें से उसे लगता है उसका वाई निकल सकता है, कांग्रेस के पास जा सकता है। ये डर है इस प्रदेश के सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल का। इसीलिए कुंभ के बाद औरंगजेब को खुद जबरदस्ती ट्रांसप्लांट किया गया। औरंगजेब को ट्रांसप्लांट करने वाला कोई सत्तारूढ़ दल नहीं है, कोई हिंदुवादी संगठन नहीं। औरंगजेब को महान कहने वाला कौन है? वो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल का नेता है, महाराष्ट्र का। उसके बाद दूसरी बार राणा साहब को गद्दार कहने वाला ये भी कौन है? कम से कम जो हमारे ऐतिहासिक हीरो है उनके ऊपर कोई भी तथ्य कहने के पहले उनके ऊपर जाति का चस्पा नहीं लगाना चाहिए और उनका किसी छोटे मोटे जो राइटर है उनके आधार पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र को दुख देता है, राष्ट्र के नायकों का अपमान। हालांकि राष्ट्र नायकों का अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण की जो रणनीति पर एक उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल चल रही है, उसका फायदा नुकसान तो उसे 2027 में पता चलेगा। क्योंकि भारत की राजनीति में यह रहा कि हिंदुओं को जाति में तोड़ो और मुसलमानों को एक यूनाइट वोट बैंक के रूप में रखो। कांग्रेस ने मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक तैयार किया, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और यादव वोट बैंक तैयार किया और कुछ अन्य पिछड़े में जो मुलायम सिंह यादव की एक विशेषता थी कि अन्य पिछड़ों को अपने साथ जोड़ लेते थे व्यक्तिगत प्रयासों से। तो उस तरह से मुलायम सिंह जी ने एक कैनवस बनाया था और वो कैनवस इस समय अब अखिलेश जी से जो है ऐसा लग रहा है कि छिन रहा है और कांग्रेस जो है एक क्लेम कर रही है कि वो मुसलमानों की सबसे हितैषी पार्टी है और मुसलमानों को लगता है कि हमने सब करके देख लिया, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा। आप देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि केंद्र से मुसलमानों के लिए एक सौगात आती है 32 लाख मुसलमानों के लिए, वो एक टोकरी में क्या सौगात है मोदी करके, और उसी दिन पॉडकास्ट हो जाता है योगी जी का और योगी जी कहते हैं कि अगर मुसलमानों का तीर्थ का झंडा निकलता है तो मंदिर भी तो हमारा अपवित्र होता है। ये भी आज के पॉडकास्ट में है कि भाई जहां 100 मुसलमान रहते हैं वहां एक दो हिंदू 10 या 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है और जहां 100 हिंदू रहते हैं वहां एक मुसलमान कैसे सुरक्षित है? ये एक सामाजिक चिंतन है, ये एक सामाजिक समस्या है। क्या ये झूठ है? अगर झूठ नहीं है तो इस देश की सेकंड मेजोरिटी को चिंतन करना होगा कि जहां 100 मुसलमान है वहां 10-5 हिंदू क्यों आराम से अपनी होली, अपनी दीपावली नहीं मना पाते, क्यों नहीं मना पाते? ये सामाजिक समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर से। ठीक है मनोज यादव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मीना जी, बड़ा अच्छा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, खाड़ी देशों में सबसे अधिक तादाद में मुसलमान वहां की जो कंट्रीज उसमें पाए जाते हैं। और आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, भारत की एक बड़ी आबादी हिंदुओं की खाड़ी देश के तमाम सारे देशों में काम करती है और कोई खतरे में नहीं है। भारत में भी कोई मुसलमान, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। भाजपा का शासन, डबल इंजन की सरकार और हिंदू खतरे में। रोज मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। रोज खतरा आता है। पता नहीं, इस तरह तो अमेरिका मेरे ख्याल से अपनी सैटेलाइट 24 घंटे में भारत के ऊपर नहीं भेजता होगा जितनी बार योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के खतरे पे लगातार बोल देते हैं कि हिंदू खतरा, हिंदू खतरा, हिंदू खतरा।
अरे 75 साल हो गए, कोई खतरा नहीं था। जब दंगा हुआ तब भाजपाइयों ने ही दंगा किया है। हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं, सम्मान इस देश में सबका बराबर है, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का नहीं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जो मैंने तथ्य कहे हैं मुगलों के बारे में और उस दौर के राजाओं के बारे में, जब इस देश की सीमा में पहली बार कोई मुगल आया होगा, कोई मुस्लिम आक्रांता आया होगा, तो कौन राजा था? हु इज राजा? झंडा तो एक ही एक बार बना है भारत का, और वो तिरंगा झंडा है। उससे पहले तो राजाओं, हर राजा के अपने झंडे थे। तब राष्ट्र नहीं हुआ करता था, सबके अपने अपने गलत। राज्य क्षेत्र था और सब अपने अपने राज्य मौर्य में एम्पायर, राज करते थे। रुक जाइए, आज जब मौर्य देश एम्पायर आजाद बन हुआ चुका और है। एक तिरंगा बना, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बोल लीजिएगा। नहीं सर, झूठ उस बोल रहे हैं, तिरंगे झूठ का थोड़ा अपमान आपके किसने बताते हैं, किया? आप झूठ बोल रहे हैं। तथ्यात्मक रूप से आप गलत है सर। कोने तुम ठेका ले रखे हो क्या, जो हमारे झूठ के हाँ ऊपर हाँ, तुम बहुत बिल्कुल ज्यादा ठेका ले बिल रखा है बिलाने भाई। लगते हो? मौर्य एम्पायर हम झूठ बोलते सबसे हैं? बड़ा यूनिफाइड खाओ तुम एम्पायर। झूठ, पियो तुम झूठ, हमको झूठ और बोलते आपके हो? जाओ अपने पीटीए पुरखों से से ही बने पूछना थे चंद्रगुप्त कितना झूठ मौर्य। बोले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य हनुमान जी ने सूरज कौन था? निकाल लिया था। चंद्रगुप्त झूठ बोल, मौर्य किसका? खीर खा के चंद्रगुप्त बच्चा पैदा मौर्य, हो जाता है, चंद्रगुप्त सत्य। मौर्य। अरे तुमसे भाई पूछेंगे तो तो आप तुम छोड़िए, शर्मसार हो इतिहास पे जाओगे। आइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? आपके पीटीए का था ना? पीटीए का था कि नहीं था? तो वो ब्राह्मण राष्ट्र में का नहीं झंडा हो था? गया था, और वो राष्ट्र पूरा का झंडा भारत हो एक गया था, था। पूरा यस, पूरा हाँ, तो जितना भारत तो एक ही औरंगजेब के था। टाइम में भी एक था, भारत औरंगजेब औरंगजेब के के टाइम टाइम में में एक ही था। सब जबरदस्ती से तो वो झंडा बोलने के किस जैसे, किसके तो झंडे थे? आपके घर में कोई विदेशी आकर के एक कर ले, वो उसको आप एकता मानोगे? तो कैसे तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं आप कैसे तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं? ज्यादा बात आपकी तो आवाज वैसे भी दब जा रही है, आप बहुत पीछे में बहुत तो आवाज शुक्रिया, नहीं आएगी बहुत आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है कि वो पैनल में किस तरह से बात करें, अपनी बात को किस तरह से रखें, अपनी मर्यादा को बनाए रखें, शब्दावली का ध्यान रखें और जो संदेश पार्टी की तरफ से दिया जाना है वो ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचे। ये आक्रामक तेवर जनता को कितने पसंद आएंगे, शब्दों की तार तार होती मर्यादा जनता कितना इनको सुनेगी, ये एक सवाल के साथ ही आज हम न्यूज़ 24 पर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।